गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने जो है कल पढ़ा था कि या कल तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह से फ्रिज की टीम जीत गई और टॉमी की टीम फुटबॉल मैच में हार गई थी 2-1 से। हालांकि बाद में हैंस वुल्फ ने ये कहा था कि हमारा गोल जो है आपके गोल से छोटा रहा, इसलिए आप भी डिज़र्व करते हो इस मैच को जीतना। इसलिए कोई ना कोई जीता ना कोई हारा, दोनों बराबर रहे, ऐसा हैंस वुल्फ ने कहा था, जो जर्मन सोल्जर्स का ऑफिसर था। अब आगे पढ़ते हैं। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड द स्नैप्स एंड द रम and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. I think that is what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said, "Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you." He saluted and walked away from me slowly, unwillingly, I felt. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still nest silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. Your loving Jim. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो लेटर खत्म होता है जो जिम का लेटर जो उस व्यक्ति को मिला था। उस लेटर के आखिरी पार्ट में ये लिखा हुआ था कि हम लोग उस फुटबॉल मैच को खेलने के बाद, रम पीने के बाद, स्नैप्स जो है पीने के बाद, सॉसेज खाने के बाद, जब सब खत्म हो गया, मैच खत्म हो गया, खाना पीना खत्म हो गया, तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा होने के लिए अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़े और इसके लिए हम लोग एक दूसरे को बाय करने के लिए आए। तो हैंस वुल्फ ने कहा था कि हर एक सोल्जर, चाहे वो जर्मन सोल्जर हो चाहे वो ब्रिटिश सोल्जर हो, दोनों साइड के सोल्जर्स ये चाहते हैं कि हमारे बीच में संधि हो जाए। कोई भी युद्ध नहीं चाहता। जिम, अपना ध्यान रखना, ना तो मैं इस क्षण को भूलने वाला हूँ, ना आप इस क्षण को भूलने वाले हो। ये बोल करके वो जो हैंस वुल्फ जाकर के अपने दल में मिल गया और अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ वो जाने लगे। उसी रात को ब्रिटिश सोल्जर्स ने सुना कि जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो अपने ट्रेंचेस से कुछ कैरोल्स गा रहे हैं। कैरोल्स मीन्स क्रिसमस के पहले दिन या क्रिसमस के दिन जो है कैरोल गाया जाता है। एक्चुअली क्रिसमस के दिन गाया जाता है, 25 दिसंबर को गाया जाता है। तो वो लोग कैरोल्स गा रहे थे। कैरोल्स मीन्स द सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस विच आर बीइंग संग ऑन द क्रिसमस डे। तो क्रिसमस के डे पे गाया जाने वाला जो गाना है, जो गाने होते हैं, उन गीतों को जो है कैरोल्स कहा जाता है। तो कैरोल्स गा रहे थे वो, और कैरोल अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग मीन्स जो है पोइटिक फॉर्म में होते हैं। तो अलग अलग नामों से कैरोल्स उपलब्ध हैं। तो स्टील नैच नाम के, साइलेंट नाइट नाम का जो है वो लोग कैरोल्स गा रहे थे। तो ब्रिटिश बॉयज़ भी, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो भी उनकी जो है
जो है तुकबंदी के लिए या उनका साथ देने के लिए वो भी गाना गाने लगे। वो लोग भी कोरस करने लगे। ठीक है, कोरस करने लगे का मतलब वो लोग भी साथ साथ में गाना गाने लगे। और इसके बाद फिर बाद में जाकर के वाइल्ड शेफर्ड्स, ठीक है, शेफर्ड्स, यहाँ तक कि वो इतनी जोर जोर से गाना गाने लगे, मान लो जर्मन सोल्जर्स कुछ दूरी से गाना गा रहे हैं और इसका साथ दे रहे हैं जो विपरीत दिशा के ट्रेंचेस में बैठे हुए ब्रिटिश सोल्जर्स। और ये सब वहाँ से गुजरने वाले गडेरिए या शेफर्ड्स देख रहे थे। इस तरह से काफ़ी देर तक वो लोग जो है कैरोल्स गाए और उसके बाद जो है शांति हो गई, शांति आ गई। शायद सबको नींद आ गई थी और सब अपने अपने सोने चले गए थे। तो अंत में ये कहा गया, ये एक्चुअली लेटर जो है ये जिम मैकफर्सन जो है वो अपनी बीवी को लिख रहा है, अपनी वाइफ को लिख रहा है। ठीक है, और अपनी वाइफ को, जैसे कि आप जानते हो कि हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई पेट नेम होता है, कोई ना कोई, सॉरी, निक नेम होता है, एक्चुअली निक नेम होता है। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है शिवम और उसका पेट नेम हो सकता है गुल्लू, वैसे ही। तो उनकी जो वाइफ थी, जिम की जो वाइफ थी, उनकी वाइफ का नाम था, माने उनकी वाइफ का निक नेम था कोनी। तो वो कोनी उनकी वाइफ का निक नेम था। तो जिम अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे हैं और अंत में बोलते हैं कि अगली क्रिसमस तक, यानी साल भर के अंदर, मुझे लगता है कि ये युद्ध नहीं रहेगा। कोई भी युद्ध नहीं चाहता है। और आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। आज की जो घटना हुई उससे मुझे ये समझ में आ गया कि दोनों साइड कितनी बुरी तरह से शांति चाहते हैं और जो है हम लोग वापस फिर से एक हो जाएंगे। और मैं इस बारे में एकदम पक्का हूं कि युद्ध साल भर के अंदर अंदर रुक जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या है। इसके बाद जो है आता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद है, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Cooper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell. Okay, burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddled-headed, but at her age she was entitled to be, was not she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. तो स्टूडेंट्स, ये हुआ कि वो लेटर वहाँ तक पढ़ने के बाद वो जो व्यक्ति था जिसको ये लेटर मिला था, ठीक है, जिसको ये लेटर मिला था, यानी कि माइकल मॉरपुर्गो को मिला था, तो उसने ये जो है सोचा कि ये लेटर जो है मुझे इसको, माने कोनी को, यानी कि जिम की वाइफ को पहुंचाना चाहिए। तो उसने उस लेटर को एनवेलप में बढ़िया से डाला और उसके बाद सारी रात वो ठीक से सो नहीं पाया। जो राइटर है वो सारी रात सो नहीं पाया। जिस व्यक्ति को लेटर मिला है वो ठीक से न सो पाने के बाद जब सुबह उठता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले ब्रिडपोर्ट जाता है, जो कि उसके घर से कुछ ही मील दूरी पर है, क्योंकि ब्रिडपोर्ट में जिम का घर था और वो जानना चाहता था कि जिम के घर में जाकर के वो एक्चुअली जो चाहता था वो ये था कि जिम की वाइफ को वो लेटर पहुंचा दे। वो वहां गया
उन्होंने एक रास्ते में उसको एक लड़का मिला जो एक कुत्ते को टहला रहा था। तो उसने पूछा कि भाई जो है कूपर बीचेस कहाँ है। कूपर बीचेस उसको दिखाया गया। वो हाउस नंबर 12 में गया, देखा तो वो घर बुरी तरह से नष्ट हो चुका था। छत उखड़ चुकी थी, खिड़कियां टूट चुकी थी और जला हुआ घर था वो। तो इससे उसको समझ में आ गया कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की विभीषिका थी, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के में ऐसा हुआ था। फिर उन्होंने उस घर के पास में, उस नष्ट प्राय घर के पास में जो ठीक ठाक घर मिला, उसका दरवाजा खटखटाया तो एक जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति आया चप्पलें पहन करके, और उसको पूछा गया जब कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ है। तो उसने बोला कि हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, एक अच्छी लेडी, बहुत भली लेडी है। आज की डेट में उसकी उम्र लगभग 101 साल हो चुकी है। इस घर में तो, उनके घर में तो आग लग गई थी, किसी को पता नहीं था कि वो आग कैसे लगी। भाई हो सकता है कि गलती से लग गई हो। आग जो लगी थी स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली युद्ध के कारण नहीं लगी थी। यहाँ पर जो बताया गया वो ये है कि वो जो औरत थी कोनी, जिम की वाइफ, वो इलेक्ट्रिसिटी का कम इस्तेमाल करती थी, कि थोड़ी वो कंजूस किस्म की थी। इलेक्ट्रिसिटी का वो कम इस्तेमाल करती थी, ठीक है, वो थोड़ी माइजर थी। तो इलेक्ट्रिसिटी का कम इस्तेमाल करने के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी का कम इस्तेमाल करने के बदले में वो कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी। तो हो सकता है उस बूढ़े आदमी के अनुसार कि कहीं कैंडल्स कोई दिन गिर गया हो और आग पकड़ ली हो। एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चला कि आग कैसे पकड़ी। हालांकि फायरमैन टाइम पर आए और उन्होंने उसको बाहर निकाल लिया। थोड़ी जख्मी हो गई थी वो, थोड़ी सी घायल हो गई थी, थोड़ी जल गई थी थोड़ी बहुत। तो उसको बर्लिंगटन हाउस, जो कि डॉर्चेस्टर रोड में है, इस शहर के विपरीत दिशा में, वहाँ पर एक नर्सिंग होम है, वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र किया गया है। इसके बाद देखो, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a loop-sided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, no one visits. So I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, देखो, बर्लिंगटन हाउस जो है राइटर को आसानी से मिल जाता है। वो जब वहाँ जाते हैं तो इत्तेफाक से वो दिन भी क्रिसमस का ही दिन था, वो भी 25 दिसंबर की ही का ही दिन था। लेटर लिखने के लगभग 1 साल के बाद ही ऐसा हो रहा था कि राइटर जो है जिम की वाइफ को उनके द्वारा लिखा हुआ लेटर देने जा रहे थे। यानी 1 साल बाद जिम की वाइफ को वो लेटर मिलने वाला था। तो उन्होंने देखा कि वो जो घर है, जो वो नर्सिंग होम है, वहाँ जो है पेपर के अलग अलग प्रकार के जो है नमूने बनाए गए हैं और लाइटेड, चारों दिशा उसकी लाइटेड है। अलग अलग प्रकार की बत्तियां जल रही है, अलग अलग प्रकार के बल्ब जल रहे हैं और पेपर से बने हुए अलग अलग नमूने या पेपर कटिंग झूल रही है अलग अलग जगह, ठीक है। खैर, जब वो थोड़े अंदर की ओर गए तो उन्होंने जो है कहा, वहाँ की जो मेट्रॉन है उसको कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ, उनको एक क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहता हूँ। मेट्रॉन ने ये सुन करके मेट्रॉन को बहुत खुशी हुई। मेट्रॉन ने ये कहा कि देखिए, वैसे तो आप देख रहे हो कि यहाँ डाइनिंग रूम में बैठ करके हर एक व्यक्ति के सर पे पेपर की एक टोपी है और हर एक व्यक्ति गाना गा रहे हैं, क्योंकि आज क्रिसमस है और सब खुशियाँ मना रहे हैं। और जहाँ तक मिसेस मैकफर्सन की बात है तो वो थोड़ी सी जो है अच्छी हालत में नहीं थी, थोड़ी सी कंफ्यूज हालत में थी।
उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए हमने उन्हें रेस्ट रूम में आराम करने के लिए भेज दिया है। और ये कहने के साथ साथ मेट्रॉन ने जो है उनको मिन्स पाई नाम की एक डिश भी खाने के लिए ऑफर की। फिर बाद में वो मिसेस मैकफर्सन से मिलाने के लिए मेट्रॉन जो थी, यानी उस नर्सिंग जो है होम की हेड, वो राइटर को मिसेस मैकफर्सन यानी कि कोनी से मिलाने के लिए गलियारे से होते हुए आगे ले गई। गलियारों को ध्यान से उसने देखा राइटर ने, तो उन गलियारों में केन यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो गन्ना जो होता है, सूखे गन्ने से बनी हुई चेयर्स थी, पतले पतले टांगों वाली चेयर थी। सूखे गन्नों से बनी हुई चेयर, सूखे गन्ने को लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया था और उससे चेयर बनी हुई थी। पतली पतली चेयर्स थी, पतली टांगों वाली चेयर्स थी और जगह जगह गमले लगे हुए थे। और वहाँ पर छोड़ करके, ठीक है, उस रेस्ट रूम में छोड़ करके मेट्रॉन राइटर को वहाँ से चली गई। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ। The old lady was sitting in a wheelchair. Her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. "Hello," I said. She turned and looked up at me vacantly. "Happy Christmas, Connie," I went on. "I found this. I think it's yours." As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a golden glow, sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. For a while she said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips. यहाँ तक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो बूढ़ी औरत व्हील चेयर में बैठी हुई थी, यानी कि कोनी, अपने हाथों को मोड़ करके अपनी गोद में मोड़ करके वो बैठी हुई थी। उसके बाल जो थे वो बेहद सफ़ेद हो गए थे और वो उसे एक जूड़ा बना करके, उन बालों से एक जूड़ा बना करके रखी थी। वो गार्डन की ओर निहार रही थी। राइटर जाकर के मिसेस मैकफर्सन को बोला, "हेलो।" मिसेस मैकफर्सन उसकी तरफ शून्य भरी आंखों से देखी। राइटर ने कहा, "हैप्पी क्रिसमस, कोनी।" उन्होंने उसका निक नेम पुकारा और आगे बोलना जारी रखते हुए कहा, "मुझे ये मिला है, मुझे लगता है ये तुम्हारा है।" जैसे जैसे वो बोलते जा रहा था, जो कोनी थी वो चुपचाप सुन रही थी। राइटर ने टिन का बॉक्स खोला और उसकी चिट्ठी निकाल करके कोनी के हाथ में पकड़ा दी। चिट्ठी मिलते ही कोनी बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसका चेहरा खिल पड़ा। राइटर ने उसको समझाया कि भाई, मुझे आपके पति का लेटर इस तरह से मिला है, किसी जो है मैंने कोई डेस्क खरीदा था टेबल टॉप का, वहां के किसी ड्रॉअर से मुझे मिला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में का कोई ये एक जो है क्लासिक पीस रखा हुआ था, वहाँ से जो है कबाड़ी की दुकान से मैंने खरीदा था। एंटिक पीस जिसे कहते हैं, दुर्लभ कोई चीज़, तो उसको मैंने खरीदा था। वहीं के किसी डेस्क से, मैंने उसी डेस्क के किसी ड्रॉअर से मुझे ये लेटर मिला है। ये सारी बातें राइटर उसे मैंने कोनी को बोला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ठीक से सुन ही नहीं रही है, वो ठीक से सुन नहीं रही थी। राइटर ने अपनी बात बोलते बोलते जब खत्म किए, तब भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि लेटर को अपने हाथ से सहलाती रही। Suddenly, she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. "You told me you would come home by Christmas, dearest," she said. "And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer. Jim dear, sit down." I sat down beside her and she kissed my cheek. "I read your letters so often, Jim, every day. I wanted to hear
your voice in my head. It always made me feel you were with me. You were with me. And now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me? Jim dear, I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake. Marzipan all around. I know how much you love marzipan. तो स्टूडेंट्स, आपको शायद कुछ अनुमान लग गया क्या लिखा हुआ है. तो अचानक से क्या हुआ कि उस लेडी ने, यानी कि कोनी ने, वो लेटर जो था उसके हाथ से ले लिया, या उसके हाथ को, लेटर तो जो है कोनी के हाथ में ही था, कोनी ने उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ लिया और रोने लगी. उसने शायद वो कुछ भी नहीं सुना जो उस राइटर ने कहा था कि मुझे ये लेटर मिला है, ये लेटर आपके पति का है. ये सब कुछ नहीं सुना था शायद उसने. या फिर ये भी हो सकता है कि 101 साल की जो उसकी उम्र थी, उस उम्र के कारण वो समझ ही नहीं पा रही थी, या इस उम्र के कारण उसके सुनने की शक्ति ही खो गई थी. ये भी हो सकता है. या उसकी सुनने की शक्ति लगभग ना के बराबर हो गई थी. यही ये कारण रहा होगा कि वो उसकी बातें नहीं सुन पाई. लेटर उसने देख लिया, लेटर उसने थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया, ठीक है, और वो ये अनुमान लगा रही है कि ये व्यक्ति जो है ये उसका जिम है, उसका पति है. उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला कि तुमने कहा था, मैंने कोनी ने उस व्यक्ति को कहा कि तुमने कहा था कि तुम घर आओगे क्रिसमस में, मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम, और तुम आ गए. इस क्रिसमस में तुम्हारे से बढ़कर कोई प्रेजेंट नहीं हो सकता. मेरे पास आओ जिम, बैठो मेरे पास. राइटर उसके पास बैठ गए और जो है कोनी ने उस व्यक्ति को अपना पति समझते हुए उसके गाल में किस की और कहा, मैं तुम्हारा लेटर कितना पढ़ा करती थी जिम, हर दिन, बल्कि मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी अपने दिमाग में, अपने कानों से. मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ हो. अब चूंकि तुम सही में आज मेरे पास आ गए, अब तुम मुझे खुद अपना लेटर पढ़ के सुनाओ. क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम? मैं तुम्हारी आवाज फिर से सुनना चाहती हूं. मुझे तुम्हारी आवाज कितनी ज्यादा पसंद है ये तो तुम जानते ही हो, और इसीलिए हम लोग चाय पिएंगे. अभी चाय पीने के साथ साथ मैं तुम्हारे लिए जो केक बनाई हूं, क्रिसमस की केक, मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस की केक बनाई हूं जिसके ऊपर बहुत सारा मार्जिपैन मैंने स्कैटर्ड किया है या छिड़का है. मार्जिपैन का मतलब हमने पहले ही इस चैप्टर के शुरुआती हिस्से में पढ़ा था कि मार्जिपैन केक के ऊपर की जो क्रीम होती है उसे कहा गया है, जो शायद जिम को बहुत पसंद थी. तो उसने कहा कि अब हम लोग चाय पीने वाले हैं और तुम क्रिसमस केक खाना, और उसके ऊपर में मैंने बहुत सारा मार्जिपैन डाला है, वो भी तुम खाना. मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपैन कितना पसंद है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये स्टोरी खत्म होती है. दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. और इस स्टोरी का जो एंडिंग है वो थोड़ा दुखदाई है. आप समझ सकते हो कि वो औरत समझ रही है कि वो व्यक्ति जो है वो राइटर जो है नहीं होकर के जिम है, तो ये उसकी उम्र के कारण वो ऐसा सोच रही है. ठीक है, तो दिस इज द वेरी ट्रेजिक एंड ऑफ द स्टोरी. ये स्टोरी का बहुत ही ट्रेजिक एंड है, और ये स्टोरी कहीं ना कहीं हमें सोचने को मजबूर करती है कि हमारे जो प्रिय होते हैं, हमारे जो अपने होते हैं, वो उनसे हम कितनी आंतरिकता के साथ जुड़े हुए होते हैं. दूरियां इस अपनेपन को मिटा नहीं सकती, और वो जो अपनापन है जो हमें अपनों से मिलता है, वो अपनापन शायद जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारे साथ ही रहता है. तो स्टूडेंट्स, मुख्य चीज जो जीवन में होती है वो होती है प्यार, अपनापन, सम्मान, शांति. ये सब चीज़ें जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. और अगर आपको ये जीवन में
अपनों से मिलते ये सारी चीज़ें मिल रही है तो यकीन मानो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपको अपनों से इतना सारा प्यार, इतना अपनापन मिल रहा है। सो दिस स्टोरी इज एक्चुअली द बाई प्रोडक्ट ऑफ वॉर। इट इज ए टेल ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ वॉर। इस स्टोरी में एक्चुअली वॉर के बाद क्या होता है सैनिकों की फैमिली में, या सैनिकों की फैमिली किन अंशों में अपने पति को या अपने भाई को या अपने बेटे को मिस करती है, वही इस चैप्टर में हमें समझाया गया। तो आज स्टूडेंट्स इतना ही, और नेक्स्ट डे हम लोग इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस वगैरह को डील करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।